दोस्तों जनाब नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का खात्मा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आ गई है। अटॉर्नी जनरल जनाब मंसूर उस्मान अवान समेत मुल्क के चारों एडवोकेट जनरल्स ने ताहयात नाअहली के कानून की बजाय पार्लियामेंट के मंजूर करदा कानून जिसके तहत नाअहली की मुद्दत को 5 साल तक महदूद कर दिया गया है, इस कानून की हमायत कर दी है। और यह बात का मुतालबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू रख दिया गया है कि जनाब ये काम ऐसे नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि आइंदा इंतखाबात में नवाज शरीफ साहब के रास्ते में जो एक आखिरी रुकावट थी, उस रुकावट को भी दूर कर दिया गया है। लिहाजा अब जनाब गलिया हो जन सुंजियां ते विच मिर्जा यार फिरे। अब नवाज शरीफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाकी रह गई है हर एक रुकावट के खात्मे के बाद कि उन्होंने एक ऐसा पॉलिटिकल मोमेंटम को डेवलप करना है जो नवाज शरीफ के तमाम ऑड्स को इवन के अंदर तब्दील कर दे। अदरवाइज उनके पास किसी तरह की कोई रुकावट नहीं रह गई बाकी जो उनको चौथी मर्तबा वजीर आजम बनने से रोक दे। आज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली समाअत बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल थी क्योंकि इस कार्रवाई के आगाज पर ही जनाब अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कार्रवाई डाल दी और बहुत ही जो है ना जबरदस्त तरीके से, कोई अगर नहीं कोई मगर नहीं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अटैक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। यह बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल सिचुएशन थी क्योंकि जनाब अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ने सीधे सीधे बगैर किसी लिखी लपटी के ये बात कह दी कि जनाब आप हमें ये बता दें कि मुझे नहीं समझ लगती कि ये किस तरीके से 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत का तयन ताहयात कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपनी तशरीह के मुताबिक, क्योंकि आइन के अंदर किसी भी जगह पर एक नुक्ते के अंदर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि अगर कोई बंदा नाअहल होगा तो उसकी नाअहली की मुद्दत पूरी की पूरी उसकी हयाती के ऊपर होगी, पूरी की पूरी जिंदगी पर होगी। आइन के अंदर किसी जगह पर इस तरह की कोई बात मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पनामा बेंच ने या उससे पहले भी बेंचेस ने, क्योंकि पनामा बेंच ने इसकी तशरीह और ज्यादा वुसअत के साथ कर दी थी, उन्होंने ये कह दिया कि जनाब जिस जगह पर आइन में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं है तो लिहाजा उस मुद्दत को ताहयात तस्वुर किया जाएगा जो कतई तौर पर गैर मुनसिफाना भी है, गैर जो है इंसानी भी है और गैर इस्लामी भी है, क्योंकि तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला रहता है। लिहाजा उन्होंने मुतालबा कर दिया जनाब कार्रवाई के आगाज पर ही 7 रुकनी बेंच जिसको हेड कर रहे थे मिस्टर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे उन्होंने मुतालबा कर दिया सीधा कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तशरीह की है कि जनाब किसी जगह पर अगर नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं है तो उसको ताहयात तस्वुर किया जाएगा, इस फैसले की तशरीह को असर नौ इसके ऊपर गौर किया जाना चाहिए और इस तशरीह को रीडिफाइन करना चाहिए ताकि ये जो एक एम्बिगुइटी आ चुकी है वो दूर हो सके। बल्कि उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक अगर किसी बंदे के ऊपर बगावत का या गद्दारी का इल्जाम लग जाए और उसके ऊपर जो सजा है या तो वो सजाए मौत है या उम्र कैद है, उम्र कैद के खात्मे के बाद जिस पर गद्दारी का इल्जाम है साबित हो गया, उसने अपनी कैद की मुद्दत पूरी कर ली, तो कैद की मुद्दत पूरी करने के बाद वो शख्स जिसने गद्दारी की, कंफर्म गद्दारी की, साबितशुदा गद्दारी की, उसके लिए भी ये ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर वो पाकिस्तान की सियासत में आकर वो नेशनल असेंबली, किसी भी प्रोविंशियल असेंबली या सेनेट का रुकन बनना चाहे तो उसको कोई नहीं रोक सकता, वो रुकन बन सकता है अगर अवाम उसको वोट दे। लेकिन ये एक अजीब सी एक असूल है कि जनाब कागजात नामजदगी के अंदर आपने गलती कर दी, आपने जनाब एक गोशवारे के अंदर ये एक 5 मरले का प्लाट जो है आपने शो नहीं किया या सहव होगी, गलती होगी, अकाउंट मेंशन नहीं किया, अमाउंट के अंदर फिगर्स के अंदर कोई जरा सी ऊंच नीच हो गई तो आप कहेंगे ये बंदा खाइन है, इसको ताहयात नाअहल कर दिया जाए। उन्होंने कहा जनाब ये वाली बात जो है ये सबसे ज्यादा काबिल एतराज है, जिस पर जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने इस नुक्ते से इत्तफाक किया और उन्होंने कहा जनाब आपके इस नुक्ते पर मुल्क के चारों एडवोकेट जनरल्स से राय ले लेते हैं, जिस पर चारों एडवोकेट जनरल्स जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे, चारों के चारों एडवोकेट जनरल जनाब काजी साहब के रूबरू पेश हो गए। काजी साहब ने उनसे सवाल पूछा कि जनाब ताहयात
ताहयात नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन वो दुरुस्त है, या आपकी नजर में ये जो पार्लियामेंट की तरफ से कानून को मंजूर किया गया है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए नाअहली की मुद्दत को 5 साल कर दिया गया है, आप इसको तस्लीम करते हैं? जिस पर मुल्क के चारों एडवोकेट जनरल्स ने इस बात का इजहार किया कि जनाब पार्लियामेंट के कानून को मंजूर करना ये या उसकी हमायत करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट ही पाकिस्तान के अवाम को कि जिसे हम कह सकते हैं कि विल ऑफ द पीपल को जांचने का एक पैमाना है। अब अगर पार्लियामेंट ने इस कानून को मंजूर कर दिया और इस कानून को अभी तक किसी भी फोरम के ऊपर चैलेंज ही नहीं किया गया, ना किसी हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज किया गया, लिहाजा ये कानून के बारे में ये अब हमें तसव्वुर कर लेना चाहिए कि उस वक्त की अपोजिशन और उस वक्त की जो हुकूमत है, दोनों का ये एक मुत्तफिका कानून है, लिहाजा इस कानून के ऊपर किसी तरह का कोई इब्हाम नहीं है। अगर कोई इब्हाम नहीं है तो फिर इस कानून के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। ये दलील भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल थी, क्योंकि इसके नतीजे में ये बात सामने आती है कि देखें, मैंने जिस तरीके से अपनी एक वीडियो में एक बात कही थी कि इमरान खान साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने सियासत से जैसे जैसे उनको अरूज आया, लाहौर में उन्होंने जलसा किया अक्टूबर 2011 में, उसके बाद से लेकर आज के दिन तक उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट साबित करने के लिए हमेशा अदालत का कंधा इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा था कि ईमानदारी के लिए प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत बहुत बड़ी तादाद में ईमानदारी का वायरस जो है अदलिया के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया है। अब चूंकि लोगों के जहन के अंदर इस बात को बेदार करना या ये बात लोगों के सामने रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी थी कि ये सारे के सारे चोर डाकू लुटेरे हैं, ये एक बंदा है जो जिस मौके पर या जिस इशू के ऊपर स्टैंड ले लेता है वही बात तो दुरुस्त होती है। अब छोटी सी छोटी चीज पर इमरान खान साहब किसी भी तबादले के ऊपर भी चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वहां पर इमरान खान के हक में फैसला होता था। इस तरह के फैसले एक से जायद मर्तबा आए तो लोगों के जहन में आहिस्ता आहिस्ता ये बात डेवलप होती चली गई कि इमरान खान पॉलिटिकली करेक्ट है, ये जो भी चीज को चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो उसकी इस बात के ऊपर मोड़ लगा देते हैं, लिहाजा ये बंदा सादिक भी है, अमीन भी है, दुरुस्त भी है, चोर भी नहीं है, डाकू भी नहीं है, लुटेरा भी नहीं है, लिहाजा हमें इसकी बात को मानना चाहिए। और ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीजों को डेवलप किया गया। अब इसी चक्कर के अंदर ये जो ताहयात नाअहली का मामला है इसको भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहनों के अंदर इसी तरीके से बिठाया गया। पनामा बेंच का जो फैसला है जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब को अपने बेटे से हासिल शुदा तनख्वाह अपने गोशवारों में जो है वो शो ना कराने के जुर्म में ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेते हुए नाअहल किया गया था, तो उसके अंदर क्या प्ली ली गई थी? प्ली ये ली गई थी कि वो तनख्वाह जो आपके अकाउंट में थी लेकिन आपने उसको विड्रॉ नहीं किया, वो आपका एक असासा था जो आपने छुपा लिया, एक असासा था आपके अकाउंट में मौजूद है, ये नहीं है कि किसी जगह पे आई है। जिस वॉल्यूम के अंदर बताएगी कि जनाब आपकी 18,000 दिरहम तनख्वाह है तो वो 18,000 दिरहम ही आपके अकाउंट में है, ये नहीं है कि 18,000 की जगह पर 18 लाख दिरहम आपके अकाउंट में। तो हम ये कहेंगे जनाब ये तजाद है और इस तजाद की वजह से इमरान जो है नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। जितनी तनख्वाह का तयन था उतनी ही तनख्वाह इमरान जो है नवाज शरीफ के अकाउंट में मौजूद थी, लेकिन ये एक सैफ था कि जनाब ये या उन्होंने समझा कि जनाब जब तक ये मैं तनख्वाह विड्रॉ नहीं करूंगा अपने पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफर नहीं करूंगा उस वक्त तक मुझे ये शो करने की जरूरत नहीं है, मामूली सी रकम। लेकिन जनाब इसके ऊपर उनको ताहयात नाअहल कर दिया गया, ये कहते हुए कि पाकिस्तान के आईन साजों ने इस बात को शायद जहन के अंदर बिठा लिया था और इसीलिए उन्होंने इस बात को ओपन एंडेड कर दिया था कि जिस जिस जगह पर नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया वो ताहयात होगी, लिहाजा नवाज शरीफ ताहयात नाअहल। अब ये एक ऐसा सवाल था जिसको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी था और माजी में भी कई मरतबा इसी एक सवाल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू लेके जाया गया लेकिन इसको एड्रेस नहीं किया गया। अब रिसेंटली मीर बादशाह खान केसरानी के खिलाफ दरखास्त गुजार के वकील जनाब साकिब जिलानी ने ताहयात नाअहली के हवाले से जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर किया और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो मीर बादशाह साहब थे कैसरानी, इनके खिलाफ 2018 में दरखास्त दायर की गई थी जब 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का फैसला आया।
اب الیکشن ایکٹ میں سیکشن 232 شامل ہو چکا ہے، اس لیے تاحیات نااہلی کے اوپر یہ سوال اب موجود ہے کہ جناب پارلیمنٹ کا فیصلہ چلے گا یا انٹرپریٹیشن آف دی سپریم کورٹ۔ یہ وہ کیس تھا جس کے اوپر یہ ساری کی ساری بحث کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے فیصلے کی اہمیت کیا ہے۔ اب اس جگہ پر آ کر جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل سوال پوچھا، اور وہ ٹیکنیکل سوال اس وجہ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس کا جواب ہی، یا اس سوال کو اگر میں یہ کہوں کہ اس سوال کو اگر پھیلا دیا جائے تو ہمارے پاس حقیقی صورتحال سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کیا ہوگا۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ پارلیمنٹ کے طے شدہ قانون کے بعد، یعنی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جو ترمیم کی گئی ہے الیکشن ایکٹ میں، کیا اس کے ذریعے آئین میں آرٹیکل 62(1)(f) کے اندر ترمیم کی جا سکتی ہے؟ بڑا ہی لاجیکل سوال تھا، کیونکہ یہ بات عمومی طور پر زیر بحث ہے کہ آئین کے اندر جو تبدیلی ہے وہ 2/3 میجورٹی کے تحت ہی کی جا سکتی ہے۔ الیکشن ایکٹ میں، اور مختلف پی ٹی آئی کے دوست مختلف وکلا اس بات کا برملا اظہار کرتے رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترمیم سے جو آرٹیکل 62(1)(f) کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے سے، اس کے دائرہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ سوال اسی پیرائے میں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا، جس پر ان کو یہ بات بتائی گئی اور پوری سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو یہ بات رکھی گئی کہ جناب یہ تو معاملہ ہی اب آگے بڑھ چکا۔ انہوں نے کہا جناب کیسے آگے بڑھ چکا؟ انہوں نے کہا کہ جو انفیکٹ الیکشن ایکٹ کے ذریعے آپ نااہلی کی مدت کا تعین نہیں کر سکتے تھے۔ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے وہ اہلیت کے معیار کے اوپر کی گئی ہے کہ کون کون سا بندہ ہے جو اہل ہو سکتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے، اور اسی کے اندر چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ جناب فلاں بندہ جو ہے نیک ہو، پرہیزگار ہو، جناب دھوکہ نہ دیتا ہو، فراڈ نہ کیا ہو گیا ہو، چور نہ ہو، ڈاکو نہ ہو، لٹیرا نہ ہو، اسلامی شاعر کے اوپر اس کا مکمل طور پر ایمان ہو، ختم نبوت کے اوپر اس کا یقین ہو۔ اس طرح کی تمام چیزیں اس قانون کے اندر شامل کی گئی، اور وہیں پر آرٹیکل کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ جناب اگر جو آئین کے اندر کسی بھی جگہ پر یہ کوئی مدت نااہلی کے حوالے سے ہوگی تو اس کے لیے 5 سال کا تعین کر دیا گیا۔ اب چونکہ جس طرح میں نے بھی آپ سے گزارش کی کہ اس ایکٹ کو کسی جگہ پر چیلنج نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ جو ہے نا فیصلہ اس کو متفقہ طور پر ہی وہ جو ہے تسلیم کیا جائے گا، جس پر جناب جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے استفسار کیا اٹارنی جنرل آپ کا موقف کیا ہے کہ الیکشن ایکٹ چلنا چاہیے یا سپریم کورٹ کے فیصلے، جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ عدالت سے درخواست ہے کہ تاحیات نااہلی کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لے، الیکشن ایکٹ کی تائید کروں گا کیونکہ یہ وفاق کا بنایا ہوا قانون ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا اس معاملے پر جو ہے وہ جو ہے اٹارنی جنرل نے کہا کہ رکن پارلیمنٹ بننے کے لیے اہلیت اور نااہلی کی تمام آئینی شرائط میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے پھر وہ شرائط پڑھی اور کہا کہ کاغذات نامزدگی کے وقت 62 اور 63 دونوں شرائط دیکھی جاتی ہیں، انٹری پوائنٹ کے اوپر دونوں آرٹیکل لاگو ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ نومینیشن پیپرز فائل کریں گے اس وقت آپ کے اوپر آرٹیکل 62 بھی لاگو ہوگا، آرٹیکل 63 بھی لاگو ہوگا، اور اس کے بعد جب تک آپ عوامی نمائندگی کرتے رہتے ہیں یعنی اس مدت کے اندر موجود رہتے ہیں آپ آرٹیکل 62 اور 63 کے پابند رہیں گے، آپ اس میں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ پھر جو ہے انہوں نے کہا چیف جسٹس نے کہا کہ نااہلی کی مدت کا تعین آئین میں نہیں اس خلا کو عدالتوں نے پورا کیا، جس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اٹارنی جنرل سے سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترمیم سے نااہلی کی مدت کا تعین آئین سے زیادہ اہم تصور ہوگی؟ یہ وہی نقطہ ہے جس کے بارے میں نے ابھی آپ سے گزارش کی، جس پر انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کی یہ ترمیم چیلنج نہیں ہوئی، جب ایک ترمیم موجود ہے تو ہم پرانے فیصلے کو چھیڑے بغیر اس کو مان لیتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ آبزرویشن تھی، اور اس کے نتیجے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی اب تاحیات نااہلی کا ایشو ہے یہ میرا خیال ہے کہ اب نان ایشو ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی سماعت اور وہاں پر ملنے والی آبزرویشن بہت کلیئرٹی کے ساتھ اس بات کی طرف
तरफ इशारा कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का तयन कर लिया है कि वो पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं। पार्लियामेंट के साथ खड़े होने का मतलब यह है कि वो पार्लियामेंट के फैसले को तस्लीम करते हैं। पार्लियामेंट के फैसले को तस्लीम करने का मतलब यह है कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है, जिसके अंदर नाअहली की मुद्दत को 5 साल कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है, उसकी तस्दीक कर दी है। और मेरा यह ख्याल है कि यह नवाज शरीफ और पाकिस्तान की अवाम के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, इस वजह से कि बहुत सारे इब्हाम इसके नतीजे में खत्म हो जाएंगे। और ये जो मैंने आपसे कहा कि ताहयात नाअहली का तस्वुर हकीकी मानों में एक ऐसा तस्वुर है जिसको किसी भी तौर पर दुरुस्त तस्वुर नहीं किया जा सकता। गद्दारी के मुकदमे की मिसाल इसी पैराए में आपकी खिदमत में रखी थी। लिहाजा नून लीग वालों से गुजारिश है कि जनाब मिठाइयां दे आर्डर दे दो। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।